हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी पीआरटी को लेकर। आपको पता है एग्ज़ाम आपका जो है एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है और जो आपका एग्ज़ाम होना है डी ट्रिपल एस पी पीआरटी का वो 16 फरवरी से आपके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो रहे हैं। 16 फरवरी से हैं और आगे भी जो है एग्ज़ाम चलेंगे, बहुत सारे दिन एग्ज़ाम होने हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि मान लो कि आपका एग्ज़ाम 16 फरवरी को है, तो आज से लेके 16 फरवरी का लगभग मान के चलिए 30 दिन अभी आपके पास हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? और एक बात और मैं बता देता हूँ, आप इस वीडियो को 2x स्पीड पर देख सकते हैं, जिससे कि आपका समय कम लगे। वीडियो पूरी देखना, लेकिन चाहे तो 2x स्पीड पर भी देख सकते हैं, ठीक है? अब इस वीडियो में हम क्या-क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं रहता जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर के एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हमारा एग्ज़ाम जब मतलब मेन एग्ज़ाम होता है, तो वो किस तरह से सेक्शन खुलते हैं, किस तरह से उनको अटेम्प्ट करना है, क्या टाइम मैनेजमेंट रखना है हमें, किस तरीके से किस सेक्शन को ज़्यादा समय देना है, किस सेक्शन को कम समय देना है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। उसके बाद मेनली जो हमारा पेपर 1 है, जो पेपर 1 में हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं, उन पर बात करेंगे, मैथ्स पर बात करेंगे, रीज़निंग पर बात करेंगे। उन सारी चीज़ों की तैयारी कैसे करनी है इन 30 दिनों में, क्या अच्छा तरीका हो सकता है कि हम अच्छे अपने मार्क्स अटेम्प्ट कर पाएँ। कितने हमें जो है अपना एक टारगेट बनाकर चलना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं, तो एक टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है कि हमें भई हाँ, ये टारगेट है हमारा, इसके अकॉर्डिंग इतने दिन में हमें तैयारी करनी है, ठीक है? इन सारी चीज़ों पर हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। और अगर मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो किसी बेसिस पर ही बोल रहा हूँगा, है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं से भी कुछ भी ऊपर-ऊपर बात कर दी और कुछ भी मतलब कोई अगर बात मैं बोल रहा हूँ तो किसी बेसिस पर बोल रहा हूँ और बेसिस ये है कि आपको भी पता है अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको 2022 से लेके और 2025 तक अभी दिसंबर में जो आपके डी ट्रिपल एसपी के एग्ज़ाम हुए हैं, उन सारे पेपर्स के मैथ्स और रीज़निंग के लगभग जितने भी पेपर हुए हैं सभी के जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। कुछ 2-4 पेपर होंगे या फिर जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे वो वाले पेपर रह गए थे, है ना? उनको छोड़कर ज़्यादातर पेपर मैंने आपको कवर करा दिए हैं मैथ्स और रीज़निंग के। तो इसीलिए मैंने सारे पेपर को देखा है, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम के हों आपके, चाहे नॉन टीचिंग के हों, टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, सारे पेपर्स को मैंने देखा है कि क्या पैटर्न है डे ट्रिपल एसपी का क्वेश्चन पूछने का, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीज़निंग। उसके साथ-साथ बाकी सेक्शन भी देखे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ मैथ्स और रीज़निंग ही कराता हूँ। तो उस बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कि कैसे आपको अगले 30 दिन अपनी तैयारी करनी है, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी मेन बात पर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो है डी ट्रिपल एसपी का एग्ज़ाम पैटर्न, जो पीआरटी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका पैटर्न होता क्या है? तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 200, है ना? पेपर 1 प्लस पेपर 2। आपका पेपर जो होता है वो एक साथ होता है। 200 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर 1 पहले हो गया फिर बीच में गैप मिलेगा आपको फिर पेपर 2 होगा। एक साथ 200 क्वेश्चन होते हैं। आपका पेपर 1 में होते हैं 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं? आपका रीज़निंग है, आपका मैथ्स है, जीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये 5 आपके सेक्शन होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 में। पेपर 2 की मैं बात करूँ तो पेपर 2 आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला होता है ना? 100 क्वेश्चन उसके आते हैं और 100 क्वेश्चन इन 5 सब्जेक्ट से आते हैं और 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक है? तो ये तो बात हुई आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 200। उसके बाद टाइम कितना मिलता है? तो टाइम मिलता है आपको 2 घंटे का, 120 मिनट का। तो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो स्पीड हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी, साथ के साथ टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की। अगर आपने रिव्यू भी देखे होंगे बच्चों के जो DSSB के एग्ज़ाम देते हैं, तो वो आपका जो है एग्ज़ाम छूट जाता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा समय लगा दिया और लास्ट में जाते-जाते जब आप जो है क्वेश्चन पर जाते हो, तो लास्ट के क्वेश्चन छूट जाते हैं। उसका जो मेन कारण होता है, वो यही होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते। तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, जिस कारण से हमारा आता हुआ पेपर भी छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट जो जितना अच्छा कर लेगा, अगर उसकी तैयारी जो है थोड़ी-सी मतलब एवरेज भी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अच्छी तैयारी है मतलब एवरेज तैयारी है और उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो वो जो है इस पेपर को क्वालीफाई कर लेगा। लेकिन वहीं पर किसी का टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन तैयारी उसकी बहुत ज़बरदस्त है। उसने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसका आता हुआ भी पढ़ाई चीज़ भी छूट जाती है, ठीक है?
तो टाइम की मैंने बात बता दी, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 40%, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 40% नंबर लाने पड़ेंगे यहाँ पर इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अब 40% से काम चलता नहीं है, मेरिट इससे बहुत हाई जाती है, लेकिन ये एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन मोड की मैं बात करूँ तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है? ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। अब इस एग्ज़ाम की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो ये है कि आपके जैसे 200 क्वेश्चन आएँगे। सबसे पहले आपका सेक्शन खुलेगा रीज़निंग का। मान लेते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि रीज़निंग का सबसे पहले सेक्शन खुलेगा, ऐसा ही पैटर्न चलता है ना? लेकिन हो सकता है कि जीएस का खुल जाए, लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका सबसे पहला सेक्शन खुला रीज़निंग का, ठीक है? उसमें 20 क्वेश्चन आने हैं। तो आपके सबसे पहले रीज़निंग के 20 क्वेश्चन खुलेंगे, ठीक है? आप एक-एक करके 20 क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आपका सबसे पहला सेक्शन रीज़निंग का खुल गया और आपका मन नहीं है कि हम रीज़निंग को बाद में करेंगे, हमारा मन है सबसे पहले हम हिंदी को कर लेते हैं, हमारा मन है सबसे पहले हम मैथ्स को कर लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको रीज़निंग को ही सॉल्व करना पड़ेगा, 20 क्वेश्चन आप कर लोगे। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि रीज़निंग में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, करो, ठीक है? आपको बाकी 15 नहीं करने, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन आपके सामने सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग का ही खुलेगा और उसके 20 क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। और एक बार अगर आपने मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन देख लिए या जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं, उतने आपने देख लिए और आपने वो सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन को सबमिट कर दिया, ठीक है? तो अब आप अगले सेक्शन पर चले जाओगे। मान लीजिए अगला सेक्शन हमारा खुल गया जीएस का, आप फिर जीएस करोगे, उसके बाद आप मैथ्स करोगे। अब मैथ्स जब आपने कर लिया तो आपको ध्यान आया कि भई एक रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन था, उसको मैं कर सकता था। तो अगर आप चाहो कि मैं दोबारा से रीजनिंग वाले सेक्शन पर चला जाऊँ या फिर कोई जीएस का क्वेश्चन आपकी याद आ जाए और आपने जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन को सबमिट कर दिया और आप चाहें कि मैं अब उस क्वेश्चन को दोबारा से उसका या तो ऑप्शन चेंज कर दूँ या फिर कोई याद आ जाए कि हाँ भई उसका आंसर ये होगा तो उसको बदल दूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। आपने एक सेक्शन को अगर सबमिट कर दिया तो दोबारा आप उस पर नहीं आ सकते और एक सेक्शन को सबमिट किए बिना आप अगले सेक्शन पर मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो टाइम की यहाँ पर हो जाती है। अगर किसी ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग का खुला, आपने रीजनिंग में ज़्यादा समय लगा दिया, फिर जीएस खुला, उसके बाद मैथ्स खुला, मैथ्स में आपको पता है थोड़ी कैलकुलेशन रहती ही रहती है ना? मैथ्स में भी बहुत सारा समय लगा दिया, उसके बाद इंग्लिश है, हिंदी है। ये सारे सेक्शन आपने कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे का आपके पास टाइम है। आपको लग रहा है कि टाइम है, आप करते चले गए। लेकिन लास्ट में जाते-जाते आपके 20 क्वेश्चन रह गए पर्टिकुलर सेक्शन के, जो आपका सब्जेक्ट है, 20 क्वेश्चन आपके रह गए। तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने मैथ्स में, रीज़निंग में, इन सेक्शन में ज़्यादा समय लगा दिया था। तो वो जो 20 क्वेश्चन है, जिसमें से आप 18 क्वेश्चन कर सकते थे, 19 क्वेश्चन कर सकते थे, उन क्वेश्चन को आप जब देख ही नहीं पाओगे, तो कितना भी आपने उसको पढ़ा है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है? तो आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना और टाइम मैनेजमेंट किससे आएगा? टाइम मैनेजमेंट आएगा हमारे मॉक टेस्ट लगाने से, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट का और कोई विकल्प है ही नहीं, आपको जो है मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों पर भी मैं बात करूँगा। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हो गई, एग्ज़ाम मोड क्या है? अब आगे बढ़ते हैं भई, अब आगे हम बात करेंगे, हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसमें सेक्शन होते हैं ये 5, ठीक है? फर्स्ट सेक्शन में सेक्शन होता है 5, पहले रीज़निंग का यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएँगे, फिर मैथ्स में भी 20, जीएस में 20 और इंग्लिश में 20 और हिंदी में 20 और यहाँ पर ये आएँगे आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है? टीचिंग मेथोडोलॉजी के 100 क्वेश्चन आएँगे। अब इन सारे सेक्शन की हमें तैयारी कैसे करनी है? क्योंकि ये 5 सेक्शन है, टाइम आपके पास 30 दिन का है, तो अब आपको ऐसा नहीं करना कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है ना? ऐसे नहीं करना है कि भई 30 को दिन बचे हैं और आप प्रेशर में आ जाओ। तो अगर ऐसे करोगे तो जो पढ़ा-पढ़ाया है वो भी भूल जाओगे और आगे कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे, कुछ दिमाग में जाएगा नहीं। तो ना तो प्रेशर लेना है और ना लापरवाही करनी है। ऐसा भी नहीं करना कि 30 दिन हैं, आज जो है ये वाली स्ट्रैटेजी देख ली, आज हमने ये कर लिया, आज ये वीडियो देख ली, आज इसका ये देख लिया। तो ऐसे करोगे टाइम निकलता चला जाएगा, प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट होगा। तो ना तो प्रेशर लेना है और ना टाइम को बर्बाद करना है, ठीक है? सीरियसली और अच्छे दिमाग से एक बार शांति से सोच कर के हमें भई क्या 30 दिन अगले स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या अपना पैटर्न हमें फ़ॉलो करना है, उन चीज़ों को आराम से सोच के एक बार और उसको जो है फ़ॉलो करते चले जाओ, ठीक है? क्योंकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो नुकसान आपका है और किसी का नुकसान होने वाला है नहीं। आपको भी पता है 30 दिन का समय है,
किसी को 40 दिन में मिलेंगे, लेकिन आप 30 दिन मान के चलिए। 30 दिन में आप जितनी अच्छे से तैयारी कर लोगे, जितनी मेहनत कर लोगे, उतना ही रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा, ठीक है? और अगर आपने अभी ये 30 दिन अच्छे से मेहनत नहीं करी कि भई ठंड ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम हो गई, अगर ऐसे किया तो आपको पता है कि ये तो जिनका सिलेक्शन होना है पर्टिकुलर 1180 के आस-पास पोस्ट है, ये तो फिल हो जाएँगी, है ना? लेकिन आपको फिर अगले साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, अगले साल पता नहीं कौन-सा एग्ज़ाम आएगा, किस डेट को होगा, कब डिले होगा, क्या ऐज का मुद्दा रहेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना? तो उन सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो यहीं पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले रीज़निंग की बात करते हैं हम। क्योंकि रीज़निंग और मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है ना, तो सबसे पहले मैं रीज़निंग और मैथ्स की बात करूँगा कि रीज़निंग में हमें क्या जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं या फिर क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और 30 दिन में इनकी तैयारी हमें कैसे करनी है, ठीक है? क्योंकि ये मैंने बहुत लंबे समय से ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो मुझे पता है कि कहाँ से कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं रीज़निंग की बात करूँ तो ये 13 जो है मैंने टॉपिक निकाले हैं, जिनमें से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन और ये है सिलोग, उसके बाद ये है कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, क्लासिफिकेशन या फिर मिसिंग नंबर, कोडेड इक्वेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर। अब मैं अगर इन 3 टॉपिक की बात बताऊँ आपको, लास्ट के 3 टॉपिक, तो 2025 में जितने भी डीटर प्लस बी ने एग्ज़ाम लिए हैं, उसमें कहीं भी ना तो डाइस का क्वेश्चन पूछा है, ना क्लॉक का, सॉरी डाइस का मतलब 1-2 क्वेश्चन पूछा है नॉन टीचिंग वाले एग्ज़ाम में, लेकिन मोस्टली नहीं पूछा है ना? तो डाइस का, क्लॉक का और कैलेंडर का, इन तीनों टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 2025 में नहीं पूछे गए तो 2026 में नहीं पूछे जा सकते। हो सकता है कि आ जाए क्वेश्चन, तो हमें क्यों छोड़ना? क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं आसान होते हैं और कम समय में चीज़ें जो है ये सॉल्व हो जाती हैं। तो इन टॉपिक को भी हमें कवर करना है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि रीज़निंग में टारगेट करना है हमें 20 क्वेश्चन, ठीक है? 20 में से 20 क्वेश्चन टारगेट करना है विद टाइम, विद इन टाइम, मतलब टाइम के अंदर 20 में से 20 क्वेश्चन। ऐसा भी नहीं है कि 20 क्वेश्चन के लिए हमने 25 मिनट लगा दी, 30 मिनट लगा दी, तब जाके 20 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, है ना? तो टाइम के अंदर करना है और 20 में से 20 क्वेश्चन का टारगेट करना है, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक हैं। अब इन सारे टॉपिक की मैं आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस कराऊँगा, ठीक है? ये सारे जो टॉपिक हैं, इन सब की मैं बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी प्रॉब्लम मतलब परेशानी या फिर कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है अगला सेक्शन हमारे पास मैथ्स का। अब मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा रोल रहता है वो रहता है अरिथमेटिक का। एडवांस का सिर्फ़ आप मानोगे तो यहाँ पर एक तो मेंसुरेशन हो गया, उसके बाद नंबर सिस्टम। लगभग यही जो है 2 अगर एडवांस में इसको मानोगे नंबर सिस्टम को, तो ये 2 टॉपिक हैं जो एडवांस मैथ्स के आते हैं। बाकी सारे जो टॉपिक हैं यहाँ पर वो आपको अरिथमेटिक के मिलेंगे और अरिथमेटिक में थोड़ा लैंग्वेज का खेल रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क, ठीक है? पाइप एंड सिस्टम, यहाँ पर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और इसी के अंदर जो है आप ट्रेन को भी ले सकते हो, है ना? इसी का पार्ट है। उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और इसी के अंदर आ जाएगा हमारा डिस्काउंट भी। एवरेज औसत, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन और इसी के अंदर आ जाएगा हमारा मिक्सचर एलिगेशन, है ना? एलसीएम एचसीएफ, एसआईसीआई, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन और सबसे लास्ट में डीआई। डीआई क्या होता है? डीआई इन सब का मिक्सचर होता है ना? जो आप अरिथमेटिक पढ़ते हो, तो यहाँ से जो है ये जो डीआई है, इन सारे जो टॉपिक्स हैं इन्हीं का मिक्सचर रहता है, ठीक है? तो ये सारे जो टॉपिक है वो हमें मैथ्स में कवर करने हैं। अब मैथ्स में भी यही बात है कि भई मैथ्स में थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं। आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जिनमें कैलकुलेशन होगी, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी घूमी हुई होगी। तो उन क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है जिससे कि हमारा टाइम भी जो है एक मैनेज रहे और हम क्वेश्चन भी ज़्यादा सोल्व कर पाएँ, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को के लिए भी मैं जो है आपको तैयारी कराऊँगा, बहुत अच्छे से कराऊँगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब। अगला जो सेक्शन आता है हमारा वो आता है जीएस का। तो जीएस में देखिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके और करंट। ये जो 7 हैं, ये 7 अलग-अलग चैप्टर हैं और आपको पता है कि यहाँ पर जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना? सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप जीएस को ही पढ़ने बैठ गए, अगर हिस्ट्री को ही पढ़ने बैठ गए और डीप में पढ़ने लगे, तो 30 दिन में तो हिस्ट्री ही कवर नहीं होगी, है ना? तो इसलिए हमें कुछ ऐसी अप्रोच रखनी है कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकल सके यहाँ से।
टाइम कम लगे और मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे टॉपिक की तैयारी करनी पड़ेगी जिनसे DSSS ने लगातार क्वेश्चन पूछा है और जिनसे जो है आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं और जिनमें हम कम समय लगाकर उस पर्टिकुलर टॉपिक को पक्का कर सकते हैं। अब जैसे कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से चीज़ें पूछी जाती हैं और मिडाइवल हिस्ट्री से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हम ऐसा ना करके कि सारी हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ के कुछ पर्टिकुलर जैसे कांग्रेस की जो समितियाँ हुई थी, उस तरह वाले ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर मतलब जो स्टैटिक जीके वाले इसमें पार्ट होता है, उनको कवर कर सकते हैं या फिर गांधी जी वाली जो चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड उनको तैयार कर सकते हैं और 1947 से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको तैयार कर सकते हैं। मतलब जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ के साथ जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो हमारे आर्टिकल से पूछे जाते हैं। तो आप आर्टिकल को याद कर सकते हैं। उसके बाद संविधान संशोधन जो हुए, अमेंडमेंट्स जो हुए, उनको याद कर सकते हैं। साथ के साथ जो हमारा है एक डीपीएसपी उनको जो है अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। राष्ट्रपति वाले टॉपिक को तैयार कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट। तो कुछ ये चुनिंदा जो टॉपिक हैं, इनको तैयार कर लो और इसमें सबसे ज़रूरी है हमारा आर्टिकल वाला। तो आप आर्टिकल को याद कर लो, तो हमारा पॉलिटी से काम बन जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी से भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हमारे रिवर्स वगैरह हैं, है ना? या फिर स्टैटिक वाला पार्ट जो होता है इसमें, कि कौन-सा बाँध कहाँ पर है, कौन-सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन-सी पर्वत की कौन-सी सबसे ऊँची चोटी है, तो ये स्टैटिक वाला पार्ट है। मतलब इसको कवर किया जा सकता है। वो अब अपने अकॉर्डिंग किया जा सकता है ना? जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है उसके अकॉर्डिंग। अगर ये पल्ले नहीं पड़ता तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना समय भी नहीं है कि हम सारी चीज़ों को पढ़ सकें। उसके बाद इकोनॉमिक्स में जैसे 5 ईयर प्लान है, तो उनको तैयार कर लो, ठीक है? और 1-2 चीज़ और बेसिक सी जो परिभाषाएँ हैं, उनको याद कर लो और बाकी जो पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, उनको याद कर लो, है ना? पर्टिकुलर। तो ये काम हमारा इकोनॉमिक्स से चल जाएगा। साइंस में एक काम करो, या तो अगर किसी ने पहले पढ़ रखी है, तो ठीक है, अपने नोट्स को रिवाइज़ कर सकते हो या फिर ल्यूसेंट अगर किसी के पास है और उसको पहले पढ़ा है, उससे तैयार कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है और आपने पहले भी नहीं पढ़ा है, तो किसी की भी यूट्यूब से पर्टिकुलर वीडियो उठाओ साइंस की, उसको रिवाइज़ कर लो। जो आपका हुआ चाहे वो फिज़िक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, है ना? तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी 2-3 घंटे में, जिन्होंने कवर करा रखा होगा पर्टिकुलर चीज़ों को, तो वहाँ से आप जो है वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को कवर कर सकते हो, ठीक है? समय कम लगेगा और चीज़ें तैयार हो जाएँगी, है ना? उसके बाद आता है स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके भी बहुत वास्ट पोर्शन है और ये ऐसा पोर्शन है जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे उतनी बार चीज़ें जो हैं आपको याद रहेंगी। तो स्टैटिक जीके के लिए भी आप यही काम कर सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर जैसे वाद्य यंत्र हैं, उनसे रिलेटेड जो उनको बजाते हैं, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कुछ बुक्स वगैरह हैं, तो इनको आप याद कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आता है करंट अफ़ेयर्स, तो इसको ज़रूर करना आप। करंट अफ़ेयर्स को आप ज़रूर करना। अब करंट अफ़ेयर्स में कैसे करोगे? क्योंकि DSSS का जो ट्रेंड है, तो लगभग 1 साल का करंट अफ़ेयर्स DSSS पूछता है ना? DSSS के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो पिछले 1 साल का करंट अफ़ेयर्स यहाँ से पूछा जाता है। तो आप अगर मतलब एक-एक दिन में आधा-आधा घंटा लगाकर जो वो वीडियोज़ होती हैं, उनके थ्रू अगर आप करंट अफ़ेयर्स तैयार करने जाओगे, तो 30 दिन में करंट अफ़ेयर्स ही तैयार होगा। तो ऐसे भी हम नहीं कर सकते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है, आप जो है यूट्यूब पर कोई भी वीडियो उठाइए, आपने देखा होगा कि 6 मंथ्स करंट अफ़ेयर्स, है ना? या फिर 1 साल का पूरा करंट अफ़ेयर्स। तो इस तरह की 5 घंटे, 6 घंटे या 4 घंटे इस तरह की आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। जो भी आपको अच्छी लगे वीडियो, एक वीडियो को लो, है ना? उसको ऑफ़लाइन डाउनलोड कर लो और उसको 2-3 बार देख लो। 2-3 बार देखोगे, कैसे देखोगे? सबसे पहले एक बार देख लिया सिंपल, उसके बाद 1.5 या फिर 2x की स्पीड पर और एक बार और 2x स्पीड पर। तो अगर आपने पर्टिकुलर वीडियो को मान लीजिए 6 मंथ का जो है करंट अफ़ेयर्स की वो वीडियो है, उसको आपने अगर 3 बार देख लिया और 2x स्पीड पर भी देख लिया, तो आपके जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप उसको कर पाओगे। तो ये तरीका है कम समय में करंट अफ़ेयर्स को तैयार करने का। या फिर अ, स्पीडी नाम की एक बुक आती है या फिर और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो देखिए बुक्स से पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाते हैं। अगर मैं आपको पीडीएफ देखिए मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर भी करी थी, जिसमें 2 साल का करंट अफ़ेयर्स है, 2024 से लेके और जनवरी 2026 तक की वो जो पीडीएफ है वो अपडेटेड पीडीएफ है। और मुझे भी जो भी लगता है कि ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपके काम की है,
वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। अब चाहे वो कहीं की भी हो, है ना? इससे मतलब नहीं है। जैसे कि वो जो है आरबीए जो है ये एसएससी की वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं वो, उनकी पीडीएफ थी करंट अफ़ेयर्स की 2 साल की, क्योंकि आपको पता है सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो अपडेटेड पीडीएफ है, तो वो हिंदी में मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है। तो आप चाहे तो उससे भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, वो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, मतलब जो आपके काम की होती है। ऐसे तो पीडीएफ बहुत सारी हैं, मैं आपको हर दिन 5-7 पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब बनता नहीं है। सिर्फ़ मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो आपके लिए काम की रहती हैं। पहले जब आपका केवीएस, एनबीएस या फिर ईएमआरएस का एग्ज़ाम होने वाला था, तब मैंने एक करंट अफ़ेयर्स की आपको पीडीएफ शेयर करी थी और अभी करंट अफ़ेयर्स की करी थी, तब कंप्यूटर की करी थी, ठीक है? तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने ये तरीका बताया, आप वीडियो उठाइए, कोई भी 6 महीने की या 1 साल की करंट अफ़ेयर्स की, उसको 2-3 बार तेज़ स्पीड पर 2x स्पीड पर देख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अब देखिए, जिसने पहले से ये चीज़ें तैयार कर रखी हैं, वो तो अपने अकॉर्डिंग कर लेगा, उसे जैसा अच्छा लगेगा। लेकिन जिसके पास ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि इतनी अच्छी तैयारी हमारी इन चीज़ों की नहीं है और हमने पहले बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है और अब 30 दिन में हमें सबसे अच्छा अपना जो है देना है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हमारा समय कम लगे, सारी चीज़ें कवर भी हो जाएँ और जितना ज़्यादा आउटपुट निकल सकता है वो निकल पाए, ठीक है? तो जीएस के लिए आप ऐसे चीज़ों को कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए हमारा जो है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आते हैं, वोकैब, वन वर्ड आते हैं, इडियम्स आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग जो है, जो गलत स्पेलिंग दी जाती है या फिर स्पेलिंग चेक करनी होती है, ये। तो ये आता है हमारा वोकैब का सेक्शन। उसके बाद एक आता है ग्रामर का सेक्शन, जिसमें हमारा जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलर या फिर एरर्स, और सबसे लास्ट में एक आता है पैसेज 5 नंबर का। तो ये हमारा होता है इंग्लिश का। अब इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? तो आप जितने भी ये 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं इंग्लिश के या फिर पेपर जो हुए हैं, इनको सारों को जो है आप रिवाइज़ कर लो। अब देखिए वोकैब को याद करने का और कोई तरीका है नहीं हमारे पास, है ना? आप कोई आपको ट्रिक बता देगा कि भई इस तरह से इसको याद कर लो, वो बहुत ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स आप कितनी याद रखोगे और इतनी सारी ट्रिक्स हो जाएँगी, जब इतने सारे वोकैब हो जाएँगी, तो वो ट्रिक्स में ही आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो वोकैब को याद करने का या फिर अगर आप एग्ज़ाम में सही करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका होता है, आप जितनी बार उनको रिवाइज़ करोगे। रिवाइज़ करते रहो बार-बार, बार-बार, तो आपके कहीं न कहीं वो जो है दिमाग में फिट हो जाती हैं। मतलब जितनी बार आप उन चीज़ों को देखोगे, उन वर्ड्स को देखोगे, चाहे वो आप पैसेज में देख रहे हो, चाहे आप सेंटेंस में देख रहे हो, चाहे आप पर्टिकुलर उस चीज़ को रिवाइज़ कर रहे हो, तो उतनी बार जो है वो आपके माइंड में रिकॉल होती रहती हैं। तो वोकैब को करने का बस यही मुझे एक तरीका लगता है, बाकी ये सारी चीज़ें बेकार की हैं, ट्रिक से ऐसे कर लो, वैसे कर लो, नहीं होता है। जब बहुत सारी वोकैब होती है, तो आप इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हो। उसका सिर्फ़ एक ही तरीका है कि आप जितनी बार रिवाइज़ करोगे, उतना अच्छा आप परफ़ॉर्म कर पाओगे, ठीक है? तो ये तो बात हुई हमारे वोकैब की, और 20 में से 8 से 10 क्वेश्चन आपको वोकैब के ही मिलेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन भी, है ना? उसके बाद आता है ग्रामर, तो ग्रामर का भी बड़ा पार्ट है, तो आप जो है पर्टिकुलर किसी की भी वीडियो या फिर जैसे इस तरह के होते हैं ना कि 100 रूल्स ग्रामर के या फिर 120 रूल्स, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, है ना? जिसकी भी अच्छे लगे आप देख लो उन पर्टिकुलर, क्योंकि कई बार जो है बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं और डेट प्लस बी में तो मान के चलिए 80% चीज़ें रिपीट होती हैं पेपर 1 में, है ना? तो जो रिपीटेड हैं, आप उनको करते रहिए और जो पेपर हुए हैं इंग्लिश के, उसको आप सॉल्व करते रहिए, तो आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएँगी। जो पर्टिकुलर रूल आपसे पूछा जाएगा, आप कहीं न कहीं उसको पढ़ चुके होंगे, तो आपको वो क्लिक हो जाएगा, ठीक है? पैसेज पैसेज आसान आता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आता नहीं है, है ना? और 5 क्वेश्चन आने पक्का-पक्का है, तो ये जो है, ये स्कोरिंग एक जो है स्कोरिंग होता है आपका पैसेज, ठीक है? तो ये बात हुई इंग्लिश की। सेम कहानी आपकी हिंदी के भी साथ है। हिंदी बहुत आसान पूछी गई है, 2025 में तो बहुत आसान पूछी गई है और चांसेस हैं कि आगे भी वो आसान ही पूछी जाएगी, ठीक है? तो हिंदी आसान आती है, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। जो ये पेपर हुए हैं, पुराने जो पेपर हुए हैं, उन सारे के जो है सेक्शन वाइज़ आप उनको जल्दी-जल्दी सॉल्व कर लो, क्वेश्चनों को पढ़ लो, तो आपका काम बन जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी पेपर 1 की। अब पेपर 2 जो है, पेपर 2 का बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं है ना? लेकिन इतना पता है कि जो है एनआईओएस है और आपका डीएलएड का जो सेक्शन है, जो मतलब आपने किया है, उसकी जो सब्जेक्ट्स की बुक हैं, वहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अब इसके लिए पर्टिकुलर मैं अगर आपको बताऊँ तो वो सही नहीं होगा, है ना? अगर मैं आपको बताऊँ कि आप ये कर लो, क्योंकि उसके लिए मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं,
कि भई आपको यहाँ पर्टिकुलर इस टीचर से पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना है, तो वो मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा। जो पेपर 1 है, इसका मुझे पता है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए हम कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कैसे-कैसे आपको तैयार करना है। अब मेन बात आती है, मैं आपको कराऊँगा मैथ्स और रीज़निंग, है ना? मैथ्स और रीज़निंग के सेक्शन की ज़िम्मेदारी मेरी है और उसमें कितने समय में कितने क्वेश्चन सही करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात आती है रीज़निंग की। रीज़निंग में 20 क्वेश्चन आएँगे और 20 क्वेश्चन को हमें कितने मिनट में टारगेट करना है? 15 मिनट में। है ना? हमें 15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं एग्ज़ाम में। और बात आती है मैथ्स की, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन के लिए हमें जो है मैक्सिमम जो है 25 मिनट्स देने हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि रीज़निंग है सबसे पहले, तो रीज़निंग में 20 क्वेश्चन आने हैं। कितने मिनट देनी है हमें? 15 मिनट देनी है। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ 20 क्वेश्चन आएँगे, कितनी मिनट देनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जीएस का सेक्शन है, जीएस में 20 क्वेश्चन आएँगे, कितना समय देना है? 5 मिनट। उसके बाद है इंग्लिश, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएँगे, कितना समय देना है? 12 से 13 मिनट। उसके बाद है हिंदी, हिंदी में कितना समय देना है? तो 20 क्वेश्चन है, हमें कितना समय देना है? मान के चलिए 7 से 8 मिनट में हिंदी कंप्लीट हो जाती है। तो ये है क्वेश्चन्स, ठीक है? ये है टाइम और कितने नंबर हमें टारगेट करने हैं, क्योंकि टारगेट नंबर भी तो करने हैं कि इतने समय में इतना एक क्वेश्चन करने हैं और टारगेट कितने नंबर करने हैं। तो भाई रीजनिंग में 20 में से 20 क्वेश्चन जो है 20 में से 20 नंबर आ सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, हवा हवाई बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये है हमारा नंबर्स, ठीक है? तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो हमारा एग्ज़ाम में हमें उसका लॉजिक ही समझ में ना आए या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हो, उसकी लैंग्वेज गड़बड़ हो, कुछ हो, तो हम उसको छोड़ सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर मुझे 19 नंबर जो है रीज़निंग में लेकर आने हैं। मतलब 20 नंबर आ जाएँगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन का मार्जिन लेके चल रहा हूँ कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में मुझे समझ में ना आए, ठीक है? अब मैथ्स की अगर बात करेंगे, तो मैथ्स में हमें टारगेट करना है 15 से 16 क्वेश्चन। 15 से 16 क्वेश्चन हमें मैथ्स में कवर करने हैं। अब उसमें 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हों, टाइम ज़्यादा ले लें हमारा या हमें समझ में ही ना आ रहा हो, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना? ऐसा बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है कि भई मैथ्स में भी 20 लाने हैं, रीज़निंग में भी 20 लाने हैं और उस एक क्वेश्चन के चक्कर में रीज़निंग में 20 का टारगेट बनाकर गए, एक क्वेश्चन वहाँ पर उसकी लैंग्वेज ही गलत निकली और हम लगे पड़े हैं उसको सही करने में। बार-बार कर रहे हैं कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हम कर सकते हैं और उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप बाद के 15-20 क्वेश्चनों का नुकसान कर लो। तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर फँसते हो छोड़कर आगे बढ़ जाओ। टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो पेपर आपका खराब हो जाएगा। तो 19 क्वेश्चन रीज़निंग में और मैथ्स में मुझे 15 से 16 क्वेश्चन का टारगेट करना है। जीएस में बात आती है जीएस की, तो आप लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर जो है टारगेट बनाकर चलिए, क्योंकि जीएस का सेक्शन बहुत वास्ट है। अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है, तो हमें टारगेट करना है कि 20 में से 10 क्वेश्चन तक हम इसको कवर कर पाएँ और 10 क्वेश्चन कैसे होंगे? जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, आपको करंट अफेयर्स करना है, पॉलिटी में पर्टिकुलर आर्टिकल करने हैं, ऐसे ही बाकी सेक्शन में जीएस वगैरह में सॉरी आपका जो साइंस वगैरह है, उसमें पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को उठाना है। इकोनॉमिक्स में हमें पंचवर्षीय योजनाएँ उठानी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्टिकुलर टॉपिक्स उठाने हैं, ना कि पूरा सब्जेक्ट हमें कवर करना है, ठीक है? तो ऐसे ही 10 नंबर कवर करने हैं हमें। उसके बाद आती है इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश अगर आप वोकैब वगैरह सारी चीज़ें कर लोगे, पैसेज वगैरह को अच्छे से टैकल कर पाओगे, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में जैसे हमारे 20 क्वेश्चन आने हैं, तो आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो लगभग 17 क्वेश्चन का, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी आसान आती है और यहाँ पर जो है 19-20 नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन का यहाँ पर भी मार्जिन लेकर चल रहा हूँ। हो सकता है कि वहाँ पर पर्टिकुलर कोई चीज़ हमारी गलत हो जाए या चीज़ समझ में ना आए, तो वहाँ पर आप जो है 18 का जो है यहाँ पर मार्जिन लेकर चल सकते हो, ठीक है? तो इस प्रकार से मुझे जो है 75 से 80 इतना टारगेट करना है पेपर 1 में। फर्स्ट पेपर में 75 से 80 नंबर मुझे टारगेट करने हैं और रही बात आपके सेकंड पेपर की, तो उसमें भी आपको 80 से 85 नंबर टारगेट करने पड़ेंगे। ठीक है? सेकंड पेपर में भी आपको 80 से 85 नंबर टारगेट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो कितना है 160। 160 नंबर का टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन हाई है ना? और पिछली बार भी आपने देखा होगा 2022 में 161 कट ऑफ गई थी और तब थोड़ी वैकेंसीज़ कम थी, इस बार 1180 है, लेकिन वैकेंसीज़
थोड़ी-सी बढ़ी हैं, तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है। तो आपको लगभग 160 का तो आपको टारगेट लेकर चलना है। अब ये अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी नॉर्मलाइज़ेशन नहीं हुआ है, अभी हमें पता नहीं है कि पेपर मुश्किल आएगा, आसान आएगा, कैसा आएगा, है ना? तो ये जो है पिछला जो हमारे पेपर हुए हैं, उनके बेसिस पर अगर सारी चीज़ें ऐसी ही रही, डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा ही रहा, तो लगभग हमें इतना टारगेट करना है ना? तो ये मैं आपको कोई कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हमें एक टारगेट सेट करना होता है अपनी तैयारी के लिए, तो आप ये टारगेट सेट कर सकते हैं। हमें फर्स्ट पेपर में 75 से 80 नंबर लाने हैं और सेकंड पेपर में 80 से 85। अब हो सकता है भई कोई यहाँ पर 90 नंबर ले आए सेकंड पेपर में और हो सकता है कोई यहाँ पर 70 नंबर ही लाए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब किसी का हो सकता है कि इंग्लिश बहुत अच्छी है, किसी का हो सकता है जीएस बहुत अच्छी है, मैथ्स इतना अच्छा नहीं है ना? तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पता चले जीएस में वो 12-13 नंबर ला रहा है, तो और यहाँ पर जो है 15 नंबर ना लाकर वो 12-13 ला रहा है ना? तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो सारी बात हुई हमारा टारगेट कितना है, क्या चीज़ें हैं। अब मैथ्स और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ सॉरी मैथ्स और रीज़निंग की अगर मैं बात करूँ, तो रीज़निंग में हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। अब रीज़निंग का देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, मेन कहानी आती है कि कितने कम समय में कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। अगर आपने मेरे साथ तैयारी करी है, तो आपको पता भी होगा कि हम कैसे तैयारी करते हैं, हम एग्ज़ाम अप्रोच रखते हैं। जो क्वेश्चन को हमें एग्ज़ाम में जिस तरीके से सॉल्व करना है, वही तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो हम अभी आगे भी जो है 20-20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो पेपर हमारे दिसंबर तक हुए हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे और साथ के साथ नए प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, जिसमें नए क्वेश्चन भी इंक्लूड हों, जैसे कि हमारा क्लॉक का, कैलेंडर का, तो ये सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड हो, तो इन सारी चीज़ों को भी रखेंगे, ठीक है? तो अगर हम 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो मैंने जो है अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बताया, तो आपको पता होगा कि मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, कि ये लॉजिक लग रहा है, तो क्यों लग रहा है? जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन करता हर क्वेश्चन को हूँ, जिससे कि अगर किसी को वो कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो वो भी उस चीज़ को समझ पाए। ऐसे ही मैथ्स के साथ है, तो मैथ्स में देखिए रीज़निंग में तो हमारा सिर्फ़ प्रैक्टिस सेट से काम चल जाएगा, है ना? क्योंकि रीज़निंग में मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो रीज़निंग में मेरा प्रैक्टिस सेट से काम चल जाएगा। लेकिन मैथ्स में मुझे चीज़ें समझनी भी हैं, है ना? टॉपिक को समझना भी है, तो मैथ्स में हम करेंगे टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस। जितने भी हमारे चाहे वो पीआरटी में 2022 का पेपर हो, 2021-19 जितने भी पहले पेपर हुए हैं, वो वाले क्वेश्चन हो या फिर जो अभी हाल-फिलहाल में पेपर हुए हैं, उनके क्वेश्चन हो, तो डी ट्रिपल एसपी के जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक वाइज़ जैसे कि अगर हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, तो उसके पर्टिकुलर टाइप वाइज़ क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे कि जिससे कि हमारा पर्टिकुलर जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, वो कंप्लीट हो जाए और उसके सारे जो अलग-अलग टाइप बनते हैं, उनको भी हम कवर कर पाएँ। तो मैथ्स को हम टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करेंगे, रीज़निंग के हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, है ना? तो इस तरीके से हमारी जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप रीज़निंग और मैथ्स की जो है ज़िम्मेदारी मुझ पर छोड़ सकते हैं। 30 दिन में हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और ना मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आपको कोर्स खरीदवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? हम सिर्फ़ यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस करेंगे, पहले भी करते आए हैं, अब फिर से करेंगे। तो आप बस अच्छे से अपने बाकी चीज़ों को भी ध्यान दीजिए। मैथ्स को भी इंग्लिश को भी ध्यान देना है, हिंदी को भी देना है, आपके जीएस को भी देना है, अपने सब्जेक्ट को भी देना है और टाइम मैनेजमेंट पर भी काम करना है। तो उन सारी चीज़ों को हम करते रहेंगे। बीच-बीच में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि भैया ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। इसका कुछ बताइए, सॉल्यूशन बताइए, है ना? या फिर ये पर्टिकुलर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और बीच-बीच में मैं आपको बताता भी रहूँगा टाइम के साथ कि अगर किसी के रीज़निंग की सारी चीज़ें वो क्वेश्चन कर पाता है, लेकिन टाइम की दिक्कत आ रही है कि भई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, 20-22 मिनट लग रहे हैं रीज़निंग के 20 क्वेश्चन करने में, तो उसको कैसे कम करना है, तो उस चीज़ के लिए बीच-बीच में मैं आपको बताता रहूँगा या किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं या फिर वीडियोज़ के नीचे कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, है ना? और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करूँगा। टेलीग्राम आप जॉइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो भी मुझे काम की चीज़ लगती है, कहीं से भी मुझे मिलती है, तो वो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है? टेलीग्राम में पेपर बन बाय शिवम चौहान और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है या फिर कहीं पर भी समस्या है, तो आप मुझको बोल सकते हैं, ठीक है? और आज भी आपकी शाम को 8 बजे क्लास है मैथ्स की, तो जिसमें हम दिसंबर में जो आपका डोमेस्टिक साइंस टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके मैथ्स वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं और अब से हमारी जो क्लास चलेगी, तो मैथ्स की हम टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करेंगे, है ना? उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मुझको टाइम ज़्यादा लगेगा टॉपिक वाइज़ चीज़ों को अरेंज करने में क्योंकि किसी पेपर को उठाकर सॉल्व करा देना, वो आसान काम है। जबकि
उस टॉपिक के सभी पेपर्स के क्वेश्चन को निकाल कर अरेंज करके उसको सॉल्व कराना वो मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग काम है। लेकिन वो आपके लिए अच्छा है मैथ्स के लिए, तो इसलिए मैं आपको वो करा दूँगा, ठीक है? और रीज़निंग में हमें टाइम मैनेजमेंट पर काम करना है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है? किसी का कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और शाम को मिलते हैं 8 बजे मैथ्स की क्लास में।